नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एथिक्स के अंतर्गत ह्यूमन वैल्यूज की चर्चा करेंगे। यह लेक्चर बहुत बुनियादी भी है और बहुत निर्णायक भी, क्योंकि जीएस पेपर 4 में जितने भी अच्छे आंसर होते हैं उनकी जड़ ह्यूमन वैल्यूज में होती है। पहला पॉइंट देखिए इसका, ह्यूमन वैल्यूज केवल अच्छा व्यवहार नहीं बल्कि सोच और निर्णय की दिशा तय करते हैं। ह्यूमन वैल्यूज का अर्थ केवल अच्छे व्यवहार से नहीं है, बल्कि वे मूल आदर्श हैं जो यह तय करते हैं कि कोई व्यक्ति कैसे सोचता है, कैसे निर्णय लेता है और कैसे कठिन परिस्थितियों में किसी दिशा में खड़ा होता है। इस लेक्चर में हम ह्यूमन वैल्यूज को 4 स्तरों पर समझेंगे। कौन कौन से? व्यक्तिगत मूल्य, सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्य और प्रशासनिक मूल्य। तो इन 4 स्तरों पर हम इसे समझेंगे और देखेंगे कि ये कैसे प्रशासनिक निर्णयों से सीधे जुड़े होते हैं। इसका दूसरा पॉइंट देखिए, दैनिक जीवन में ये बिना कानून या दंड के मानवीय संवेदना के रूप में दिखते हैं। दैनिक जीवन में ये बिना कानून, ये कौन? ह्यूमन वैल्यूज, बिना कानून या दंड के मानवीय संवेदना के रूप में दिखते हैं। सबसे पहले एक साधारण दैनिक जीवन का उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति सड़क पर किसी बुजुर्ग को गिरते हुए देखता है। अगर वह तुरंत मदद के लिए आगे बढ़ता है तो यह कोई कानून का पालन नहीं है, बल्कि उसके भीतर मौजूद ह्यूमन वैल्यूज का परिणाम है। यहां ना कोई दंड है, ना कोई पुरस्कार, केवल मानवीय संवेदना काम कर रही है। यही ह्यूमन वैल्यूज का मूल स्वरूप है। इसी तरह परिवार में ईमानदारी, समाज में सहयोग और दूसरों के प्रति सम्मान, ये सभी ह्यूमन वैल्यूज के ही अलग अलग रूप है। इसके तीसरे पॉइंट को देखिए, प्रशासन में ह्यूमन वैल्यूज नियमों से आगे जाकर मानवीय प्रभाव समझने में मदद करते हैं। क्या है? प्रशासन में ह्यूमन वैल्यूज नियमों से आगे जाकर मानवीय प्रभाव समझने में मदद करते हैं। अब इसे प्रशासनिक स्तर पर समझ लीजिए। एक अधिकारी के सामने अनेक नियम, फाइलें और प्रक्रियाएं होती हैं, लेकिन हर स्थिति नियमों में पूरी तरह कवर नहीं होती। किसी भी नियम में प्रत्येक स्थिति कवर नहीं होती है। ऐसे में ह्यूमन वैल्यूज अधिकारी को यह समझने में मदद करते हैं कि निर्णय का मानवीय प्रभाव क्या होगा। उदाहरण के लिए, किसी सरकारी योजना में तकनीकी कारणों से किसी पात्र व्यक्ति का नाम छूट गया हो। मान लेते हैं कि किसी सरकारी योजना में तकनीकी कारणों से कोई पात्र व्यक्ति है, योग्य व्यक्ति है और उसका नाम छूट गया। यदि अधिकारी केवल नियम देखकर फाइल बंद करते तो वह कानूनी रूप से सुरक्षित तो हो सकता है, लेकिन ह्यूमन वैल्यूज की दृष्टि से वह निर्णय कठोर और असंवेदनशील होगा। ठीक है? वहीं यदि अधिकारी नियमों के भीतर समाधान खोजने का प्रयास करे तो वह मानवीय मूल्यों पर आधारित प्रशासन का उदाहरण होगा। ठीक है? आगे देखेंगे कि व्यक्तिगत मूल्य व्यक्ति के चरित्र को कैसे बनाते हैं। ना, व्यक्तिगत मूल्य व्यक्ति के चरित्र को कैसे बनाते हैं, और फिर देखेंगे कि सामाजिक मूल्य समाज और लोकतंत्र को कैसे मजबूत करते हैं, और नैतिक मूल्य अंतरात्मा को कैसे दिशा देते हैं, और साथ ही प्रशासनिक मूल्य सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति से किस प्रकार के आचरण की अपेक्षा करते हैं। तो ये लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अंत में हम इन्हें सीधे केस स्टडीज और प्रशासनिक निर्णयों से जोड़ेंगे, ताकि यह विषय केवल सैद्धांतिक ना रह जाए, बल्कि एग्जाम ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल बन सके। ठीक है? तो चलिए हम लोग
नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ह्यूमन वैल्यूज, इसकी विस्तृत अवधारणा को हम समझेंगे। अब हम ह्यूमन वैल्यूज की मूल अवधारणा को बहुत साफ साफ और सरल तरीके से समझेंगे। देखिए पहला पॉइंट क्या है कि ह्यूमन वैल्यूज वे मूल आदर्श हैं जो मानव व्यवहार और निर्णय को दिशा देते हैं। ठीक है, ह्यूमन वैल्यूज वे मूल आदर्श हैं जो यह तय करते हैं कि व्यक्ति क्या करता है और ऐसा क्यों करता है। तो इसी से ना दिशा मिलेगा। यानी ह्यूमन वैल्यूज केवल हमारे कार्य को नहीं बल्कि हमारे निर्णय के पीछे के कारण को भी दिशा देते हैं, है ना। जब कोई व्यक्ति सही कार्य करता है लेकिन बिना किसी डर या दबाव के करता है तो उसके पीछे ह्यूमन वैल्यूज काम कर रहे होते हैं। कब ह्यूमन वैल्यूज काम कर रहे होते हैं? जब व्यक्ति कोई भी सही कार्य करता है और बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के। ठीक है, इसे दैनिक जीवन के एक उदाहरण से समझ लीजिए। मान लीजिए आपको कहीं रास्ते में किसी का गुम हुआ पर्स मिल जाता है। उस समय कोई आपको देख नहीं रहा, ना कोई कानून तुरंत लागू होता है। ऐसी स्थिति में फिर भी यदि आप उस पर्स को लौटाने का प्रयास करते हैं तो यह ह्यूमन वैल्यूज का परिणाम है। यहां निर्णय लाभ या दंड के आधार पर नहीं बल्कि उस बोध पर आधारित है कि क्या उचित है और क्या अनुचित। आपको लगा कि यह उचित है कि मुझे पर्स लौटा देना चाहिए, तो आपका यह निर्णय आपके बोध पर आधारित है और यही ह्यूमन वैल्यूज का सबसे सहज रूप है। ठीक है, अब इसका सेकेंड पॉइंट देखिए कि ह्यूमन वैल्यूज ये व्यक्ति के विचार, आचरण और प्राथमिकताओं को प्रभावित करते हैं, है ना। यह तीनों को प्रभावित करते हैं। व्यक्ति के विचार को भी प्रभावित करता है, आचरण को भी और प्राथमिकताओं को भी ह्यूमन वैल्यूज प्रभावित करता है। तीसरा पॉइंट क्या है कि मानव मूल्य यह तय करते हैं कि क्या उचित है और क्या अनुचित। ठीक है, तो विचार के स्तर पर यह तय करते हैं कि हम किसी स्थिति को कैसे देखते हैं। आचरण के स्तर पर जो ह्यूमन वैल्यूज है ये यह निर्धारित करते हैं कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। और प्राथमिकताओं के स्तर पर ह्यूमन वैल्यूज यह स्पष्ट करते हैं कि कठिन परिस्थिति में हम किसे महत्व देते हैं, स्वयं को या नियमों को या मानवीय हित को। तो जीएस पेपर 4 में यूपीएससी इसी सोच को परखता है, ना कि केवल परिभाषाओं को। ठीक है, विचार को परखता है, आचरण को परखता है और प्राथमिकताओं को परखता है। अब इसी अवधारणा को आप प्रशासनिक संदर्भ में भी समझ लीजिए ताकि और क्लियर हो जाए। एक अधिकारी के सामने कई बार ऐसी परिस्थिति आती हैं जहां नियम पूरी तरह स्पष्ट नहीं होते या स्थिति नियमों से आगे होती है। जैसे कि किसी सरकारी योजना में कोई परिवार तकनीकी कारणों से लाभ से वंचित रह गया हो, जबकि उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय है, संकटपूर्ण है। ऐसे मामलों में ह्यूमन वैल्यूज अधिकारी को यह समझने में मदद करते हैं कि निर्णय का मानवीय प्रभाव क्या होगा। ठीक है, यदि अधिकारी नियमों के भीतर समाधान खोजने का प्रयास करता है तो ह्यूमन वैल्यूज को प्रशासनिक निर्णय में लागू कर रहा है। समझ रहे हैं ना। इसका चौथा पॉइंट देखिए। चौथा पॉइंट है व्यक्ति, समाज और प्रशासन तीनों स्तरों पर ह्यूमन वैल्यूज कार्य करता है। तीनों स्तर पे, व्यक्ति के स्तर पर भी, समाज के स्तर पर भी और प्रशासन के स्तर पर भी। व्यक्ति के स्तर पर ये चरित्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, देखो ये समझना, याद रखना मुश्किल नहीं है। ह्यूमन वैल्यूज व्यक्ति के स्तर पर चरित्र का निर्माण करते हैं। ये सीधे सीधे आपसे जुड़ा हुआ है। आप में जो वैल्यूज हैं वही आपके चरित्र का निर्माण कर रहे हैं, है ना।
और समाज के स्तर पर विश्वास और समरसता पैदा करते हैं, और प्रशासन के स्तर पर निर्णयों को संवेदनशील, संतुलित और न्यायपूर्ण बनाते हैं। क्लियर है? इसलिए जब हम मानवीय प्रशासन की बात करते हैं तो उसका वास्तविक आधार क्या होता है? ह्यूमन वैल्यूज। पेपर 4 में ह्यूमन वैल्यूज को इसलिए विशेष महत्व दिया गया है क्योंकि नैतिक निर्णय केवल नियमों से नहीं बनते। नियम व्यवस्था बनाए रखते हैं, लेकिन निर्णय को मानवीय बनाने का काम कौन करता है? ह्यूमन वैल्यूज। यही कारण है कि यूपीएससी की केस स्टडीज में अक्सर ऐसी परिस्थितियां दी जाती हैं जहां केवल कानून पर्याप्त नहीं होता, वहां ह्यूमन वैल्यूज ही वह आधार बनते हैं जिनके सहारे एक प्रशासक सही और जिम्मेदार निर्णय तक पहुंचता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। हमने ह्यूमन वैल्यूज की विस्तृत अवधारणा को समझ लिया। अब हम आगे व्यक्तिगत वैल्यू को समझेंगे। जो व्यक्तिगत वैल्यूज है, पर्सनल वैल्यूज है। इसका पहला पॉइंट देखिए, व्यक्तिगत मूल्य व्यक्ति के चरित्र और आंतरिक शक्ति से जुड़े होते हैं। इसलिए तो व्यक्तिगत लिखा है ना, व्यक्तिगत मूल्य। तो व्यक्तिगत मूल्य व्यक्ति के चरित्र से जुड़ा होता है। ठीक है, व्यक्तिगत मूल्य वे मूल्य होते हैं जो सीधे सीधे व्यक्ति के चरित्र और उसके आंतरिक शक्ति से जुड़े होते हैं। ये ऐसे मूल्य हैं जो ये तय करते हैं कि जब कोई व्यक्ति अकेला होता है, जब कोई देखने वाला नहीं होता और जब निर्णय का पूरा भार उसी पर होता है, तब वह क्या निर्णय लेता है। ईमानदारी, आत्मानुशासन, आत्मसम्मान और सत्यनिष्ठा जैसे गुण पर्सनल वैल्यूज के प्रमुख उदाहरण हैं। कौन कौन से? ईमानदारी है, आत्मानुशासन, आत्मसम्मान, सत्यनिष्ठा, ये सब इसके प्रमुख उदाहरण हैं पर्सनल वैल्यूज के, व्यक्तिगत मूल्य के। ये मूल्य बाहर से थोपे हुए नहीं होते, बल्कि भीतर से विकसित होते हैं। इसे भी हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं, दैनिक जीवन के उदाहरण से। मान लीजिए किसी छात्र को परीक्षा में नकल करने का आसान अवसर मिल जाता है। आप लोगों को भी कई बार मिला होगा नकल करने का। भी ये अलग बात है कि आपने किया या नहीं किया। ठीक है, तो आसान अवसर मिल जाता है और पकड़े जाने की संभावना भी बहुत कम है, ना के बराबर। मतलब वो खुली छूट है कि वो चोरी कर सकता है। यदि वह फिर भी नकल नहीं करता तो इसके पीछे कोई कानून या तत्काल दंड नहीं होता, बल्कि उसका आत्मसम्मान होता है और ईमानदारी काम कर रही होती है। यही पर्सनल वैल्यूज हैं जो व्यक्ति को सही और गलत के बीच चुनाव करने की आंतरिक शक्ति देती है। ये नहीं कि मौका मिला तो कोई नहीं देख रहा तो जो मर्जी कर लो, तो ठीक है, वो भी आपके व्यक्तित्व को ही निर्धारित कर रहा है। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट देखिए, ये मूल्य व्यक्ति को दबाव, लालच और भय के बावजूद सही निर्णय लेने में सहायता करते हैं। तो पर्सनल वैल्यूज का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये व्यक्ति को दबाव, लालच और भय जैसी परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने में सहायता करते हैं। जब समाज या परिस्थिति गलत दिशा में खींच रही होती है, तब पर्सनल वैल्यूज व्यक्ति को भीतर से रोकते हैं। मान लो कि यदि कोई व्यक्ति आर्थिक तंगी में है और उसे आसान लेकिन गलत कमाई का अवसर मिलता है, फिर भी वह उसे ठुकरा देता है, तो यह उसके पर्सनल वैल्यूज की मजबूती को दर्शाता है। अब इसी बात को आप प्रशासनिक संदर्भ में भी समझ लीजिए। एक प्रशासक के पास अधिकार भी होता है और विवेकाधिकार भी होता है। यदि उस प्रशासक के पर्सनल वैल्यूज मजबूत हैं, तो वह सत्ता, पद और सुविधा के बावजूद ईमानदार बना रहेगा। एक उदाहरण लेते हैं। यदि किसी अधिकारी पर किसी प्रभावशाली व्यक्ति का दबाव है कि वह नियमों को तोड़कर लाभ पहुंचा दे उसको, लेकिन अधिकारी ऐसा करने से इनकार कर देता है, तो यह उसके पर्सनल वैल्यूज का परिणाम है। यहाँ दबाव है, लालच भी हो सकता है, बावजूद वो इनकार कर दे रहा है। तो
किसका परिणाम है ये? पर्सनल वैल्यूज का। यहां निर्णय केवल नियमों से नहीं बल्कि चरित्र से नियंत्रित हो रहा है ना। अब इसके चौथे पॉइंट को देख लेते हैं। पर्सनल वैल्यूज ही इंटीग्रिटी की नींव बनते हैं। ठीक है, इसका अर्थ है कि केवल रिश्वत ना लेना नहीं बल्कि हर परिस्थिति में अपने मूल्यों के प्रति ईमानदार रहना, किसी भी परिस्थिति में। यदि व्यक्ति के भीतर पर्सनल वैल्यूज कमजोर हो तो वह अवसर मिलने पर समझौता कर सकता है, चाहे बाहर से वो कितना ही नियम प्रिय क्यों ना दिखे। आप बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते होंगे, आपके साथी संगत हो सकते हैं, आपके परिवार में हो सकते हैं, है ना। ऊपर ऊपर तो बहुत अच्छे दिखते हैं, अच्छे से बात करते हैं, लेकिन जब भी उनको मौका मिलता है ना तो वो अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। ये इस तरह के लोग हमारे परिवार में, हमारे दोस्तों में, हमारे आसपास भरे पड़े हैं, तो इसे समझने में ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। इसके 5वें पॉइंट को देख लीजिए कि एक प्रशासक का निजी चरित्र प्रशासनिक गुणवत्ता को प्रभावित करता है। जो अधिकारी निजी जीवन में अनुशासित, ईमानदार और आत्मसम्मान से जुड़ा होता है वही सार्वजनिक जीवन में भी निष्पक्ष और उत्तरदायी निर्णय ले पाता है। तो अगर आपको जानना है कि कोई अधिकारी कितना अच्छा अधिकारी बन सकता है और समाज के लिए, तो आप उसके घर के माहौल को देख लीजिए कि वो अपने घर में अनुशासित है या नहीं, ईमानदार है या नहीं, आत्मसम्मान है या नहीं उसका। तो इससे पता चल जाएगा कि वह व्यक्ति कितना बेहतर प्रशासक बनेगा। तो इस स्लाइड का सार क्या है? सार यही है कि अच्छे प्रशासन की शुरुआत बाहर से नहीं बल्कि भीतर से होती है, क्योंकि यहाँ पे पर्सनल वैल्यूज उसको निर्देशित कर रही होती है ना। जब पर्सनल वैल्यूज मजबूत होते हैं तभी व्यक्ति एक अच्छा प्रशासक, एक अच्छा नागरिक और अंततः एक भरोसेमंद सार्वजनिक सेवक बन पाता है। समझ गए ठीक से? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। सोशल वैल्यूज, सामाजिक मूल्य। सामाजिक मूल्य वे मूल्य होते हैं जो व्यक्ति और समाज के बीच संबंधों को संतुलित करते हैं, मजबूत बनाते हैं। व्यक्ति अकेले नहीं रहता बल्कि समाज का हिस्सा होता है और समाज तभी सुचारू रूप से चलता है जब उसके सदस्यों के बीच सामंजस्य और आपसी विश्वास मौजूद हो। सोशल वैल्यूज इसी सामंजस्य और विश्वास की नींव होते हैं। सहयोग, देखिए यहां लिखा है सहयोग, सहिष्णुता, समानता, भाईचारा और सामाजिक न्याय इसके प्रमुख तत्व हैं। किसके? सोशल वैल्यूज के। इसे दैनिक जीवन के एक उदाहरण से समझना आसान होगा। मान लीजिए किसी मोहल्ले में अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग रहते हैं, जो कि रहते भी हैं। यदि लोग एक दूसरे के त्योहारों का सम्मान करते हैं, छोटे मोटे मतभेदों को सहन करते हैं और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद करते हैं, तो वह समाज शांति और विश्वास के साथ चलता है। यहाँ कोई कानून लोगों को सहयोग करने के लिए मजबूर नहीं करता, बल्कि सोशल वैल्यूज ही यह व्यवहार संभव बनाते हैं, कोई कानून नहीं, सोशल वैल्यूज। यदि ये मूल्य कमजोर पड़ जाए तो समाज में क्या होगा? अविश्वास होगा, टकराव होगा, इससे अस्थिरता बढ़ने लगेगी। तो सोशल वैल्यूज व्यक्ति को समाज के प्रति उत्तरदायी बनाते हैं। सोशल वैल्यूज क्या करते हैं? व्यक्ति को समाज के प्रति उत्तरदायी बनाते हैं। ये व्यक्ति को यह समझाते हैं कि उसके कार्यों का प्रभाव केवल उस पर ही नहीं बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। उदाहरण के लिए सार्वजनिक स्थानों पर साफ सफाई रखना, यातायात नियमों का पालन करना या कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील रहना,
ये सभी क्या है, सोशल वैल्यूज के व्यवहारिक रूप है। व्यक्ति जब अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों को भी समझता है तभी समाज संतुलित बनता है। अब समाज में सब सिर्फ अपने अपने अधिकार को ही देखते रहे, कोई भी कर्तव्य को ना देखे, कर्तव्य से मुंह मोड़ ले, तो वह उस समाज में टकराव होगा, समाज में अविश्वास होगा, इससे अस्थिरता बढ़ने लगेगी। अब फोर्थ पॉइंट को देखिए। अब इसे लोकतंत्र और प्रशासन से जोड़कर देखेंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था सामाजिक मूल्यों पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है लोकतांत्रिक व्यवस्था? सामाजिक मूल्यों पर। लोकतंत्र केवल चुनावों से नहीं चलता, बल्कि आपसी सम्मान से, सहिष्णुता से और समानता जैसे मूल्यों से चलता है। यदि समाज में असहमति को सहन करने की क्षमता ना हो, बिल्कुल टॉलरेंस ना हो, तो लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। इसलिए सोशल वैल्यूज लोकतंत्र की आत्मा होते हैं। ठीक है। 5वां पॉइंट है, प्रशासन में सोशल वैल्यूज से समावेशन, इंक्लूसिवनेस और सहभागिता सुनिश्चित होती है। किससे? सोशल वैल्यूज से। तो प्रशासनिक संदर्भ में सोशल वैल्यूज का महत्व और भी बढ़ जाता है। प्रशासन का कार्य केवल नियम लागू करना नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलना है। जब प्रशासन सोशल वैल्यूज को ध्यान में रखता है तो समावेशन और सहभागिता सुनिश्चित होती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी योजना को बनाते समय महिलाओं, दिव्यांगों, अल्पसंख्यकों और वंचित वर्गों की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाए तो वह सोशल वैल्यूज पर आधारित प्रशासन का उदाहरण होगा। इससे क्या होगा? इससे नीतियों की स्वीकार्यता बढ़ती है और जनता का विश्वास मजबूत होता है। तो जीएस पेपर 4 में यूपीएससी सोशल वैल्यूज को इसलिए महत्व देता है क्योंकि अच्छे प्रशासक से अपेक्षा की जाती है कि वह समाज को विभाजित ना करे, बल्कि जोड़ने का काम करे। सोशल वैल्यूज प्रशासन को संवेदनशील, सहभागी और लोकतांत्रिक बनाते हैं। तो इस स्लाइड का सार यही है कि बिना सोशल वैल्यूज के ना तो समाज स्थिर रह सकता है और ना ही प्रशासन प्रभावी हो सकता है। अब हम अगले स्लाइड की ओर बढ़ेंगे और अब जानेंगे हम मोरल वैल्यूज की। हमने 4 वैल्यूज की बात शुरुआत में की थी, अब हम लोग आ गए मॉरल वैल्यूज, मतलब नैतिक मूल्य की। देखिए क्या है फर्स्ट पॉइंट, नैतिक मूल्य राइट रॉन्ग, सही गलत के बोध से जुड़ा होता है। ये व्यक्ति की अंतरात्मा द्वारा संचालित होते हैं। तो नैतिक मूल्य सही गलत के बोध से जुड़ा होता है और व्यक्ति की अंतरात्मा द्वारा संचालित होते हैं। नैतिक मूल्य वे मूल्य होते हैं जो व्यक्ति को यह बोध कराते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। ये मूल्य किसी बाहरी नियम या दंड से नहीं, बल्कि व्यक्ति की अंतरात्मा से संचालित होती है। जब कोई व्यक्ति यह कहता है कि मुझे भीतर से यह सही नहीं लग रहा, तो वास्तव में उसके मोरल वैल्यू सक्रिय हो रहे होते हैं। हम आप अक्सर कहते हैं कि यार मुझे ठीक नहीं लग रहा, अंदर से ठीक नहीं लग रहा है किसी भी सिचुएशन को देख करके। तो इस समय आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर क्या काम कर रहा है, मोरल वैल्यूज सक्रिय हो गया है। इसलिए नैतिक मूल्य व्यक्ति के आंतरिक नैतिक कंपास की तरह काम करते हैं। कैसा काम करते हैं? आंतरिक नैतिक कंपास, आंतरिक नैतिक कंपास। ठीक है। तीसरे पॉइंट को देखिए, नैतिक मूल्य व्यक्ति को अन्याय, शोषण और असंवेदनशीलता से रोकते हैं। इसे दैनिक जीवन के एक सरल उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति मजाक में किसी कमजोर या असहाय व्यक्ति का अपमान करता है
और कानून की दृष्टि से वह कोई बड़ा अपराध नहीं है। लेकिन यदि आपको भीतर से यह गलत लगता है और आप ऐसा करने से स्वयं को रोकते हैं, तो यह मोरल वैल्यूज का ही प्रभाव है। यह ना कोई दंड है, ना कोई पुरस्कार, बल्कि केवल एक आंतरिक बोध है कि क्या सही है, क्या गलत है, कि क्या ऐसा करना अनुचित है। तो ये क्या है? आंतरिक बोध है। फोर्थ पॉइंट देखिए, मोरल वैल्यूज नैतिक दुविधाओं, एथिकल डायलेमास में दिशा प्रदान करती है। मोरल वैल्यूज क्या करती है? नैतिक दुविधाओं की स्थिति में दिशा प्रदान करती है। अब इसे प्रशासनिक संदर्भ से देखिए। एक अधिकारी के सामने कभी-कभी ऐसे निर्णय आते हैं जहां कई विकल्प कानूनी रूप से संभव होते हैं। मान लीजिए किसी योजना के तहत कुछ लोगों को तकनीकी रूप से लाभ नहीं मिल सकता, लेकिन उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय है। उस स्थिति में अधिकारी के भीतर का नैतिक बोध उसे यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या यह निर्णय मानवीय दृष्टि से उचित है। यही मोरल वैल्यूज अधिकारी को नैतिक दुविधा में सोचने की दिशा देते हैं। ठीक है, अब अगले पॉइंट को देखिए, फिफ्थ। क्या है कि ये व्यक्तिगत होते हैं और सार्वजनिक निर्णय में सीमित भूमिका रखते हैं। मोरल वैल्यूज क्या होता है? व्यक्तिगत होता है और सार्वजनिक निर्णय में सीमित भूमिका रखता है। यानी व्यक्तिगत होने का मतलब क्या है? व्यक्तिगत होने का मतलब है कि अलग अलग व्यक्तियों की अंतरात्मा अलग अलग निष्कर्ष पर पहुंच सकती है ना। सभी एक ही जरूरी नहीं कि सभी एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे, तो यह नितांत व्यक्तिगत होता है। जो बात एक व्यक्ति को सही लगती है वही बात दूसरे को गलत लग सकती है। इसी कारण मोरल वैल्यूज सार्वजनिक निर्णय में सीमित भूमिका निभाते हैं, क्योंकि सार्वजनिक निर्णय तो सभी से संबंधित है ना, केवल एक व्यक्ति से तो संबंधित नहीं है। और व्यक्ति के स्तर पर जो अलग अलग व्यक्ति की अंतरात्मा है वो अलग अलग निष्कर्ष पर पहुंच सकती है, तो इसलिए इसकी भूमिका सीमित हो जाती है। ठीक है, तो इसी कारण से मोरल वैल्यूज सार्वजनिक निर्णय में सीमित भूमिका निभाते हैं। प्रशासनिक निर्णय केवल व्यक्तिगत भावना के आधार पर नहीं लिए जा सकते, है ना, क्योंकि प्रशासन को सभी के लिए समान और तर्कसंगत होना होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां मोरल वैल्यूज सीमित हो जाएगा। तो यूपीएससी मोरल वैल्यूज को नकारता नहीं है, सीमित है, लेकिन यूपीएससी क्यों नकारे इसको? वो नकारता नहीं है, बल्कि उनकी सीमा को समझने की अपेक्षा करता है। अपेक्षा करता है कि आप मोरल वैल्यूज की सीमा को समझें। नैतिक मूल्य निर्णय की शुरुआत कर सकते हैं, संवेदनशीलता पैदा कर सकते हैं, लेकिन अंतिम सार्वजनिक निर्णय के लिए उन्हें तर्क, नियम और सार्वजनिक हित के साथ संतुलित करना आवश्यक होता है। इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं और कई बार कर चुके हैं। तो यही कारण है कि आगे चलकर हम देखेंगे कि मोरल वैल्यूज को एथिक्स के माध्यम से कैसे संतुलित निर्णय में बदला जाता है। ठीक है, तो सार क्या हुआ? सार क्या निकल के आ रहा है? सार निकल के आ रहा है कि मोरल वैल्यूज व्यक्ति को अच्छा इंसान बनाते हैं, पहली बात। लेकिन प्रशासनिक स्तर पर इन्हें सीधे लागू नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया सकता? हमने समझ लिया है कि ये डिपेंड करता है, अलग अलग लोग, उनकी अंतरात्मा अलग अलग निष्कर्ष पर पहुंच सकती है। तो मोरल वैल्यूज दिशा दिखाते हैं, चेतावनी देते हैं और संवेदनशील बनाते हैं, लेकिन सार्वजनिक निर्णय को पूरा करने के लिए उन्हें आगे के ढांचे की भी आवश्यकता होती है। सिर्फ मोरल वैल्यूज से काम नहीं चलने वाला है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यूज, ये लास्ट है। 4 की हमने बात की थी, ये एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यूज लास्ट है, प्रशासनिक मूल्य। तो अब हम एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यूज यानी प्रशासनिक मूल्यों की बात करेंगे। ठीक है, प्रशासनिक मूल्य वे आचरण मानक होते हैं जो सार्वजनिक पद से जुड़े व्यक्ति से अपेक्षित होते हैं।
जैसे ही कोई व्यक्ति प्रशासनिक पद ग्रहण करता है, वह केवल एक व्यक्ति नहीं रहता, बल्कि वह राज्य और जनता का प्रतिनिधि बन जाता है। इसलिए उसके निर्णय और व्यवहार निजी नहीं रहते, बल्कि सार्वजनिक प्रभाव डालते। तो एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यूज इसी सार्वजनिक उत्तरदायित्व को दिशा देते हैं। ठीक है, तो प्रशासनिक मूल्य सार्वजनिक पद से जुड़े आचरण मानक है, ये हमने देखा। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, निष्पक्षता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता और संवेदनशीलता इसके प्रमुख तत्व हैं। किसके? प्रशासनिक मूल्य के। कौन कौन से? निष्पक्षता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता और संवेदनशीलता। देखो, निष्पक्षता का अर्थ क्या है? निष्पक्षता का अर्थ है बिना पक्षपात के निर्णय लेना। उदाहरण के लिए, यदि किसी अधिकारी के पास दो व्यक्तियों की शिकायत आती है और उनमें से एक उसका परिचित है, तब भी यदि अधिकारी नियम और तथ्यों के आधार पर निर्णय लेता है, तो यह निष्पक्षता का उदाहरण है। यह मूल्य प्रशासन को व्यक्तिगत पसंद और नापसंद से क्या करता है? ऊपर उठाता है। प्रशासनिक मूल्य। अब उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व का अर्थ है कि अधिकारी अपने निर्णयों के लिए जनता के प्रति जवाबदेह हो। इसको भी एक उदाहरण से समझते हैं, और पारिवारिक उदाहरण ले लेते हैं, दैनिक जीवन से उदाहरण ले लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति परिवार में जिम्मेदारी लेता है, तो उससे अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कार्यों का हिसाब दे। इसी प्रकार प्रशासन में यदि कोई नीति विफल होती है या किसी निर्णय से जनता को नुकसान होता है, तो अधिकारी से जवाब मांगा जा सकता है। यही उत्तरदायी प्रशासन को मनमानी से रोकता है कि यहाँ पे जवाब मांगा जा सकता है और जवाब देना पड़ेगा। अब देखते हैं पारदर्शिता। पारदर्शिता पारदर्शिता का अर्थ है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या हो? स्पष्ट हो और समझने योग्य हो। उदाहरण के लिए, यदि किसी योजना में लाभार्थियों का चयन किया जा रहा है और उसके मानदंड सार्वजनिक रूप से घोषित है, तो जनता का विश्वास बढ़ता है। गोपनीयता और अस्पष्ट निर्णय संदेह और असंतोष पैदा करते हैं। अगर गोपनीयता बनाए रखी जाए और निर्णय अस्पष्ट हो, तो जनता के बीच संदेह और असंतोष होना स्वाभाविक है। जबकि पारदर्शिता प्रशासन और जनता के बीच विश्वास का पुल बनाती है। ठीक है, तो और यहाँ पे एक बात और रखी, संवेदनशीलता। तो संवेदनशीलता का अर्थ हम जान लेते हैं। इसका अर्थ है कि नियम लागू करते समय मानवीय पक्ष को समझना। ठीक है, नियम लागू करते समय मानवीय पक्ष को समझना। मान लीजिए किसी गरीब व्यक्ति से कागजी त्रुटि के कारण योजना का लाभ रुक जाता है। यदि अधिकारी केवल नियम पढ़कर निर्णय देता है, तो वह प्रशासनिक रूप से सही हो सकता है। क्यों? क्योंकि कागज में तो गलती किया है। जो पात्र व्यक्ति है, व्यक्ति ने खुद गलती किया है, गलत हो गया तो रिजेक्ट हो गया। तो अधिकारी यहाँ पे नियम को देखे, तो नियम देखते हुए वो कार्य करेगा, तो प्रशासनिक रूप से तो सही ही होगा। लेकिन यदि वो समस्या को समझता है और समझकर समाधान निकालने का प्रयास करता है, तो प्रशासनिक संवेदनशीलता का उदाहरण होगा। यही संवेदनशीलता प्रशासन को मानवीय बनाती है। अब इसके हम थर्ड पॉइंट को देखेंगे। ये मूल्य शक्ति के दुरुपयोग को रोकते हैं। प्रशासनिक मूल्य क्या करते हैं? शक्ति के दुरुपयोग को रोकते हैं। तो इन सभी मूल्यों का संयुक्त प्रभाव यह होता है कि शक्ति का दुरुपयोग रोका जा सके। चाहे वो निष्पक्षता हो, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता हो, संवेदनशीलता हो, ये सभी क्या सुनिश्चित कर रहे हैं? कि शक्ति के दुरुपयोग को रोका जा सके। तो प्रशासनिक मूल्य क्या सुनिश्चित कर रहा है? कि शक्ति के दुरुपयोग को रोका जाए।
प्रशासन के पास शक्ति होती है, निर्णय लेने की, दंड देने की शक्ति होती है, संसाधन बांटने की शक्ति होती है। यदि एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यूज कमजोर हों तो यही शक्ति अत्याचार और भ्रष्टाचार का माध्यम बन सकती है। लेकिन जब ये मूल्य मजबूत होते हैं तो शक्ति लोक सेवा का साधन बनती है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यूज लोकहित आधारित निर्णय सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है क्या कि एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यूज लोकहित आधारित निर्णय सुनिश्चित करते हैं। प्रशासनिक निर्णय का अंतिम लक्ष्य किसी व्यक्ति या समूह का लाभ नहीं होता है, बल्कि सार्वजनिक हित होना चाहिए। कोई भी व्यक्तिगत लाभ नहीं कि या किसी समूह का लाभ नहीं। किसका लाभ? सभी का लाभ, सार्वजनिक हित। जीएस पेपर 4 में यूपीएससी इन्हीं मूल्यों की परीक्षा करता है, यह देखने के लिए कि अभ्यर्थी केवल नियम जानता है या वह प्रशासनिक मूल्यों की नैतिक जिम्मेदारी को भी समझता है। ठीक है, तो फिर सार क्या निकल के आ रहा है कि पर्सनल वैल्यूज व्यक्ति को अच्छा इंसान बनाते हैं, मोरल वैल्यूज उसे संवेदनशील बनाते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यूज उसे अच्छा प्रशासक बनाते हैं। समझ गए? अब हम अगले स्लाइड पे मूव करते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे ह्यूमन वैल्यूज एडमिनिस्ट्रेशन लिंक, मतलब ह्यूमन वैल्यूज को हम प्रशासनिक संदर्भ में देखेंगे, प्रशासन से उसको कनेक्ट करके देखेंगे। जब हम ह्यूमन वैल्यूज और एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध की बात करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि प्रशासनिक दक्षता केवल नियमों और कानूनों से नहीं आती, बल्कि प्रशासक के भीतर मौजूद मूल्यों से आती है। सबसे पहले पर्सनल वैल्यूज, व्यक्तिगत मूल्य की भूमिका को समझ लीजिए। देखिए क्या है फर्स्ट पॉइंट कि पर्सनल वैल्यूज से इंटीग्रिटी और ईमानदारी विकसित होती है ना। व्यक्तिगत ईमानदारी, आत्मानुशासन और सत्यनिष्ठा किसी भी व्यक्ति के चरित्र की नींव होते हैं। कौन कौन? एक तो व्यक्तिगत ईमानदारी, दूसरा आत्मानुशासन, और सत्यनिष्ठा। ये क्या होते हैं? व्यक्ति के चरित्र की नींव होते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी सामान्य नागरिक को गलती से अतिरिक्त पैसा मिल जाए, कहीं पड़ा मिल जाए या दुकानदार आपको अलग से दे दे, तो ऐसा होता है, और वह उसे वापस कर दे, तो यह उसका व्यक्तिगत मूल्य है ना। इसी प्रकार प्रशासन में यदि कोई अधिकारी दबाव या प्रलोभन के बावजूद गलत आदेश पर हस्ताक्षर नहीं करता है तो वह क्या है? इंटीग्रिटी। समझ गए? तो वह क्या है? इंटीग्रिटी, जो कि प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाती है। इसलिए कहा जाता है कि जो पर्सनल वैल्यूज है, तो पर्सनल वैल्यूज से ही प्रशासन में विश्वास की शुरुआत होती है ना। सोशल वैल्यूज से इंक्लूसिवनेस और सामाजिक विश्वास बनता है। दूसरा पॉइंट क्या है? सोशल वैल्यूज से इंक्लूसिवनेस और सामाजिक विश्वास बनता है। सहयोग, सहिष्णुता और समानता जैसे मूल्य समाज को जोड़कर रखते हैं। दैनिक जीवन में भी जब हम अलग अलग पृष्ठभूमियों के लोगों के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करते हैं तो सामाजिक विश्वास बनता है। प्रशासनिक स्तर पर भी यही सामाजिक मूल्य तब दिखते हैं जब सरकार नीतियां बनाते समय सभी वर्गों, चाहे वो गरीब हो, महिला, दिव्यांग और अल्पसंख्यक, जब वो सभी वर्गों को साथ लेकर चलती है, तब यह हम देख पाते हैं प्रशासन में भी। यही इंक्लूसिवनेस, समावेशिता, इसी को हम
इंक्लूसिवनेस कहते हैं, है ना, जो कि लोकतांत्रिक प्रशासन की क्या होती है, आत्मा होती है। क्या चीज, समावेशिता। यदि प्रशासन सामाजिक मूल्यों से कट जाए तो नीति सही होते हुए भी जनता का समर्थन नहीं मिल पाता है। ठीक है, इसके तीसरे पॉइंट को देखिए, मोरल वैल्यूज से कंपैशन और मानवीय दृष्टिकोण आता है। मोरल वैल्यूज से क्या होता है, कंपैशन, करुणा, और मानवीय दृष्टिकोण। तो अब हम मोरल वैल्यूज को देख लेते हैं जो कि व्यक्ति की अंतरात्मा से जुड़े होते हैं। दैनिक जीवन में जब हम कानून ना होने के बावजूद किसी कमजोर व्यक्ति की मदद करते हैं तो यह नैतिक मूल्य का उदाहरण है। प्रशासन में भी कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जहां कानून मौन होता है या अपर्याप्त होता है, लेकिन मानवीय दृष्टिकोण आवश्यक होता है। जैसे किसी आपदा में नियमों से पहले राहत पहुंचाना, यहां क्या है, कंपैशन, करुणा और मानवीय संवेदना प्रशासनिक निर्णय को सही दिशा देती है ऐसी परिस्थिति में। हालांकि यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि नैतिक मूल्य व्यक्तिगत होते हैं, इसलिए इन्हें हमेशा संस्थागत नियमों के साथ संतुलित करना पड़ता है। हमेशा जब भी आप उत्तर लिखेंगे तो वहां पर इस बात का ध्यान देंगे। किस बात का, कि नैतिक मूल्य व्यक्तिगत होते हैं। तो जब भी आप उत्तर लिखें तो इसको आप संस्थागत नियमों के साथ संतुलित करें, नहीं तो आपका उत्तर कमजोर रह जाएगा। अंत में एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यूज से अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित होती है। क्या होती है एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यूज से, प्रशासनिक वैल्यूज से? अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित होती है, मतलब उत्तरदायित्व और पारदर्शिता। ये मूल्य सार्वजनिक पद के साथ जुड़े होते हैं और सत्ता के दुरुपयोग को रोकते हैं। कौन से मूल्य? अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी। दैनिक जीवन में जैसे किसी जिम्मेदारी वाले पद पर बैठा व्यक्ति अपने निजी संबंधों को निर्णय से अलग रखे, वैसे ही प्रशासन में उत्तरदायित्व और पारदर्शिता क्या होती है, अनिवार्य होती है। उदाहरण के लिए मान लो कि किसी योजना में लाभार्थियों की सूची सार्वजनिक करना पारदर्शिता का उदाहरण है, सरकारें करती भी है। इससे क्या होता है कि जनता का विश्वास बढ़ता है। यही मूल्य प्रशासन को केवल शक्तिशाली नहीं बनाती बल्कि विश्वसनीय भी बनाती है। तो इस प्रकार पर्सनल वैल्यूज प्रशासन को ईमानदार बनाते हैं। पर्सनल वैल्यूज क्या बनाते हैं प्रशासन को? ईमानदार। और सोशल वैल्यूज क्या बनाते हैं उसे? समावेशी बनाते हैं। मोरल वैल्यूज मानवीय बनाते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यूज प्रशासनिक मूल्य उसे उत्तरदायी बनाते हैं। क्लियर हो गया? इन सभी मूल्यों का संतुलन ही एक अच्छे प्रशासक की पहचान है और GS4 में इसी संतुलन की परीक्षा की जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ह्यूमन वैल्यूज इन गवर्नेंस, शासन में मानवीय मूल्य। जब हम ह्यूमन वैल्यूज इन गवर्नेंस की बात करते हैं तो इसका अर्थ केवल नैतिक बातें करना नहीं होता, बल्कि यह समझना होता है कि नीतियां कैसे बनती हैं और जमीन पर कैसे लागू होती हैं। शासन की पहली अवस्था नीति निर्माण होती है। यदि नीति बनाते समय केवल आंकड़े और बजट देखे जाएं, लेकिन लोगों की वास्तविक समस्याएं ना समझी जाए तो वही नीति कागजों तक सीमित रह जाती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी गरीब परिवार के लिए योजना बनाई जाए लेकिन आवेदन प्रक्रिया इतनी जटिल हो कि वही परिवार उसे समझ ना सके तो नीति होते हुए भी लाभ नहीं पहुंचता। अभी SIR का मामला आप जानते ही हैं कि BLO तक भी फॉर्म को नहीं समझ पा रहे हैं ठीक से कि कैसे भरना है ना। तो यहां मानवीय दृष्टिकोण नीति को प्रभावी बनाता है। ऐसी स्थिति में दैनिक जीवन में भी हम यही देखते हैं। जब घर में कोई निर्णय लिया जाता है, जैसे बच्चों की पढ़ाई हो या बुजुर्गों की देखभाल हो, तो केवल नियम नहीं बल्कि
संवेदनशीलता और परिस्थिति को देखकर निर्णय लिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ नियम बना दिया जाता है। यही बात शासन पर भी लागू होती है। प्रशासनिक स्तर पर यदि किसी अधिकारी को पता है कि नियम के पालन से किसी वास्तविक जरूरतमंद को नुकसान हो रहा है, तो वह नियम की भावना को समझकर समाधान खोजता है। यही ह्यूमन वैल्यूज है जो शासन को कठोर नहीं बल्कि संवेदनशील बनाते हैं। इसके दूसरे पॉइंट को देखिए, मानवीय दृष्टिकोण से योजनाएं अधिक प्रभावी बनती हैं। ये हमने किया। और नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन में ह्यूमन वैल्यूज की भूमिका होती है। ठीक है, तो मानवीय दृष्टिकोण से बनाई गई योजनाएं जो होती हैं वो अधिक प्रभावी होती हैं। हम एक उदाहरण ले लेते हैं कि यदि स्वास्थ्य योजना बनाते समय दूर दराज के इलाकों की भौगोलिक कठिनाइयों को समझा जाए और यह समझकर मोबाइल मेडिकल यूनिट भेजी जाए, तो योजना का वास्तविक लाभ जनता तक पहुंचता है। यहां शासन केवल आदेश देने वाला नहीं बल्कि समस्या समझने वाला बनता है। वो समस्या समझ रहा है ना योजना बनाते समय, और इस समस्या को समझकर वो मोबाइल मेडिकल यूनिट भेजता है दूर दराज के इलाकों में। इसी से नागरिकों में यह विश्वास पैदा होता है कि प्रशासन उनके लिए काम कर रहा है। ठीक है, उसी तरह अगला पॉइंट है कि वैल्यूज आधारित प्रशासन नागरिकों का विश्वास बढ़ाता है। जब प्रशासन वैल्यू आधारित होता है, मूल्य आधारित होता है, तो नागरिकों का विश्वास बढ़ता है। जनता केवल कानून के डर से नहीं बल्कि विश्वास के आधार पर शासन से जुड़ती है। यदि लोगों को लगे कि प्रशासन निष्पक्ष है, संवेदनशील है और ईमानदार है, तो वह स्वयं नियमों का पालन करते हैं। और यही गुड गवर्नेंस की पहचान है। जो सुशासन हम कहते हैं, सुशासन, उसकी पहचान यही है। सुशासन का अर्थ केवल तेज निर्णय नहीं है बल्कि सही और मानवीय निर्णय। ठीक है, तो जीएस पेपर 4 के उत्तरों में केवल कानून या नीति का उल्लेख पर्याप्त नहीं होता। उत्तर में यह दिखाना आवश्यक होता है कि प्रशासनिक निर्णय में कौन से मानवीय मूल्य काम कर रहे हैं, जैसे संवेदनशीलता, उत्तरदायित्व हो गया और लोकहित। तो जब उत्तर में वैल्यूज स्पष्ट रूप से जुड़ते हैं तभी उत्तर विश्लेषणात्मक और प्रभावी बनता है। यही कारण है कि शासन और मानवीय मूल्यों का संबंध एथिक्स पेपर का केंद्रीय विषय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम इस टॉपिक को जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं उसको हम केस स्टडी के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं। देखिए 2 पॉइंट यहां पर। पहला क्या है कि केस स्टडीज में केवल नियम नहीं मूल्यों की पहचान अपेक्षित होती है और सिचुएशन में प्रभावित पक्षों की मानवीय स्थिति समझनी होती है। जब हम यूपीएससी केस स्टडीज की बात करते हैं तो सबसे पहली बात यह समझनी होती है कि यहां केवल नियम या कानून दोहराने से अंक नहीं मिलते। केस स्टडी में एग्जामिनर यह देखना चाहता है कि अभ्यर्थी समस्या के भीतर छुपे मानवीय मूल्य, ह्यूमन वैल्यूज को पहचान पा रहा है या नहीं। उदाहरण के लिए यदि किसी केस में किसी गरीब परिवार की सरकारी सहायता रुक गई है तो केवल यह लिख देना कि नियम के अनुसार जांच होगी पर्याप्त नहीं होगा। यहां यह समझना जरूरी है कि उस परिवार की वर्तमान मानवीय स्थिति क्या है, भूख है, बीमारी है या असहायता है। यही दृष्टिकोण जो है आपके उत्तर को जीवंत बनाएगा। दैनिक जीवन में भी हम यही करते हैं। यदि घर में किसी सदस्य से गलती हो जाए तो केवल नियम बताकर दंड नहीं देते बल्कि परिस्थिति, भावना और कारण को समझते हैं। यही दृष्टिकोण प्रशासनिक केस स्टडी में भी अपेक्षित होता है। प्रशासनिक उदाहरण के तौर पर यदि किसी अधिकारी के सामने अतिक्रमण हटाने का मामला है तो उसे यह भी देखना होता है कि प्रभावित लोगों के पास वैकल्पिक व्यवस्था है या नहीं। यहां मानवीय संवेदना और लोकहित दोनों का संतुलन आवश्यक हो जाता है। ठीक है,
अब तीसरी पॉइंट को हम देखते हैं। डिसीजन के साथ नैतिक औचित्य प्रस्तुत करना आवश्यक है। तो केस स्टडी में डिसीजन के साथ उसका एथिकल जस्टिफिकेशन मतलब नैतिक औचित्य देना अनिवार्य होता है। केवल यह कहना कि मैं ऐसा करूंगा यह पर्याप्त नहीं है दोस्त, बल्कि यह बताना जरूरी है कि यह निर्णय किन मूल्यों पर आधारित है, जैसे करुणा, निष्पक्षता, उत्तरदायित्व, लोकहित इत्यादि, है ना। तो एक और उदाहरण ले लेते हैं कि यदि किसी कर्मचारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी हो तो यह भी दिखाना होता है कि कार्रवाई न्याय संगत है और व्यक्तिगत द्वेष से प्रेरित है। ठीक है, इसके फोर्थ पॉइंट को देखिए। ह्यूमन वैल्यूज निर्णय को संतुलित और न्यायपूर्ण बनाते हैं। ये मूल्य निर्णय को ना तो अत्यधिक कठोर बनाते हैं और ना ही भावनात्मक रूप से कमजोर। जब अभ्यर्थी अपने उत्तर में स्पष्ट रूप से मानवीय मूल्य, प्रभावित पक्षों की स्थिति और प्रशासनिक जिम्मेदारी को जोड़ता है, तभी उत्तर परिपक्व बनता है। ठीक है, और तभी आप हाई स्कोरिंग आंसर कर सकते हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम एग्जाम रेडी टेक अवे की बात करेंगे। मतलब कि अब इस पूरे लेक्चर का हमें सार समझना है। ह्यूमन वैल्यूज केवल परीक्षा का विषय नहीं है, बल्कि वे एक अच्छे इंसान का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? एक अच्छे इंसान का निर्माण करते हैं। दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि जो व्यक्ति ईमानदार, संवेदनशील और जिम्मेदार होता है, उस पर लोग स्वाभाविक रूप से भरोसा करते हैं, है ना। मान लो यदि कोई दुकानदार बिना पूछे सही वजन देता है, आपको पूछने की जरूरत नहीं होती, तो आप बार बार उसी के पास जाते हैं। क्यों जाते हैं? भरोसा से जाते हैं। यहाँ कानून तो आपको नहीं भेज रहा है ना, कानून की वजह से आप नहीं जा रहे, बल्कि उस दुकानदार के मूल्यों की वजह से आप जा रहे हैं। ठीक है, यही बात प्रशासन पर भी लागू होता है। सेकंड पॉइंट देखिए, ह्यूमन वैल्यूज प्लस एथिक्स इक्वल टू गुड एडमिनिस्ट्रेटर। तो प्रशासन पर भी यही लागू होता है। एक अधिकारी यदि केवल नियमों का पालन करता है लेकिन मानवीय दृष्टिकोण नहीं रखता, तो वो कठोर तो हो सकता है लेकिन अच्छा प्रशासक नहीं बन पाता है। इसी के विपरीत जब ह्यूमन वैल्यूज और एथिक्स साथ मिलते हैं, तभी एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर एक अच्छा प्रशासक बनता है। ह्यूमन वैल्यूज और एथिक्स के साथ मिलने से, उदाहरण के लिए किसी आपदा की स्थिति में यदि अधिकारी केवल फाइल प्रक्रिया देखते रहे तो जनता परेशान होगी, लेकिन यदि वह नियमों के भीतर रहकर त्वरित और संवेदनशील निर्णय लेता है तो वही प्रशासन प्रभावी कहलाता है। यह भी समझना जरूरी है कि केवल कानून का पालन करना पर्याप्त नहीं होता, है ना। केवल कानून का पालन करना पर्याप्त नहीं होता, मूल्य आधारित निर्णय आवश्यक होता है। कानून न्यूनतम व्यवहार तय करता है, हमने पहले भी देखा है, लेकिन मूल्य उससे ऊंचा मानक देते हैं, है ना। दैनिक जीवन में हम कई काम ऐसे करते हैं जो कानूनन जरूरी नहीं है, फिर भी सही होते हैं। जैसे कि किसी बुजुर्ग की मदद कर देना। तो प्रशासन में भी कई निर्णय ऐसे होते हैं जहां कानून अपर्याप्त होता है, मौन होता है। तब वैल्यू बेस्ड डिसीजन मतलब मूल्य आधारित निर्णय ही सही दिशा देते हैं। ठीक है, अब इसके फोर्थ पॉइंट को देखिए। जीएस पेपर 4 में मूल्य ही प्रशासनिक गुणवत्ता दर्शाते हैं। और फिफ्थ, ह्यूमन वैल्यूज प्रशासन को मानवीय और उत्तरदायी बनाते हैं। जीएस पेपर 4 में परीक्षक यही देखना चाहता है कि अभ्यर्थी प्रशासनिक गुणवत्ता को कैसे समझता है। जब उत्तर में यह दिखता है कि निर्णय मानव मूल्यों पर आधारित है, जैसे लोकहित, संवेदनशीलता, निष्पक्षता और उत्तरदायित्व, तो उत्तर स्वाभाविक रूप से प्रभावशाली बनता है। इसलिए कहा जा सकता है कि
और यहीं से पूरे टॉपिक का एग्जाम रिलेटेड टेक अवे है कि हम यह कह सकते हैं कि प्रशासन को मानवीय और उत्तरदायी बनाते हैं कौन? ह्यूमन वैल्यूज। तो इस पूरे ही आज के लेक्चर का सार क्या है कि ह्यूमन वैल्यूज प्रशासन को मानवीय और उत्तरदायी बनाते हैं। तो आज का लेक्चर मैं यही समाप्त करता हूँ। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय। और आपको क्लास कैसा लगा, ये लेक्चर कैसा लगा, आप उसको कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइए।